Okay, now you see, especially here in the subject of anatomy, आपके फाउंडेशन के तीन मेजर पिलर्स जो है ना वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इन तीन पिलर्स के साथ एनाटॉमी अलोन नहीं है। एनाटॉमी में जैसे आप इंटर होते हो ना तो आपको मिलता है वहाँ पर द ग्रॉस एनाटॉमी। 50% एनाटॉमी इज ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी मीन्स व्हाट यू सी विद द नेकेड आइज विदाउट एनी द हेल्प ऑफ एनी माइक्रोस्कोप। मैक्सिमम अगर आप इस्तेमाल करो तो मैग्नीफाइंग ग्लास चले कर सकते हो। एंड यू कट द बॉडी कैडेवर को आप कट करके उसके वेरियस पार्ट्स को नेकेड आई से देखें अगर आप, तो यू कॉल दिस साइंस एज द एनाटॉमी एंड यू कॉल इट ग्रॉस एनाटॉमी। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। एनाटॉमी अभी और आगे जाती है जब हम उन वेरियस आर्गन्स को कट करके उनके टिश्यूज़ को प्रिपेयर करके अंडर द स्लाइड रख के उसको अंडर द माइक्रोस्कोप वॉच करते हैं। तो ये है हमारी हिस्टोलॉजी। इट्स अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी। This is microscopic anatomy, you can call it. And the gross anatomy is a macroscopic anatomy. तो ये भी anatomy ही है। But this anatomy यहाँ नहीं ख़त्म होती। Anatomy थोड़ी इससे आगे जाती है, जहाँ पर उस ह्यूमन बींग को जहाँ जिसको स्टडी कर रहे हो तो उसको सिर्फ ये नहीं है कि उसकी डेड बॉडी को कट करके आप देखेंगे या टिश्यू देखेंगे, नहीं। उस ह्यूमन बींग को आप जिस कंडीशन में देख रहे हो उसको आप रिवाइंड करके लेके जाओ उसके पहले डे पे जब वो पैदा हुआ था, और उससे भी आगे लेके जाओ जब वो अपनी मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा था और 9 मंथ्स वो वहाँ रहा है। आप इसको पीछे लेके जाओ जब उसका वो फर्स्ट डे था मदर के यूट्रस के अंदर। ये वो डे है जब उसकी मदर ने कंसीव किया है। वहाँ से स्टार्ट होती है आपकी एक और स्टडी। ये भी एनाटॉमी है, इसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहते हैं और इसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। ये एम्ब्रियोलॉजी उसके कंसेप्शन के डे से नहीं, इससे भी पहले की साइंस है। इसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन, हाउ द ओवम इज फॉर्म्ड, हाउ द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाट एबनॉर्मलिटीज कैन हैपन इन दिस ओवम इन दिस स्पर्म। ये स्टडी भी ये फर्टिलाइजेशन से पहले की है। यानी हम जो हैं वो जो हमारा पहला डे था जब हमारा ज़ायगोट बना था, एम्ब्रियोलॉजी इससे भी पहले है। यानी एक चैप्टर इससे भी पहले करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड। और ये भी मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा ये है कि आपका जो फाउंडेशन मॉड्यूल के जो 3 पार्ट्स हैं, जो ख़ास तौर पर 2 पार्ट्स हैं, इसमें जनरल एम्ब्रियोलॉजी भी ख़त्म हो चुकी होगी, है कि नहीं? तो मैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी भी ख़त्म हो गई होगी, तो मैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी में कोशिश करके आपको एक वीडियो लेक्चर आज भेज दूंगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू जनरल एम्ब्रियोलॉजी होगा, हो सकता है वो आपको टेस्ट में काम आ जाए। तो ये यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। अब उसके साथ जैसे आप ग्रॉस एनाटॉमी में अंदर इंटर होंगे ना, जैसे तो ग्रॉस एनाटॉमी का मकसद है कि यू हैव टू कट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड यू सी देम। अब वो वेरियस पार्ट्स माने कहाँ, पहले आप एक रीजन में जाएंगे, जैसे आप अपर लिम्ब पहले कर लें, बाद में लोअर लिम्ब में जाएंगे, आगे बढ़ के फिर आप थोरेक्स में इंटर होंगे, थोरेसिक, फिर एब्डोमेन, फिर पेल्विस, फिर हेड एंड नेक, फिर उसके बाद न्यूरोनाटमी यानी ब्रेन वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले you have to have the foundation or you have to have the general principles about the anatomy। उसको उस पूरे पार्ट्स को पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है ना। आप अपर लिम्ब की स्किन तो बाद में देखेंगे, पहले आपको पता तो हो कि स्किन क्या है। जब आप स्किन को कट करके अपर लिम्ब के अंदर देखेंगे तो उधर आएगी फेशा, पता तो हो कि फेशा क्या है। तो फेशा के बारे में जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल नॉलेज अबाउट द फेशा, जनरल नॉलेज अबाउट द स्किन, structure of the skin, and then if you cut them and you see underneath muscles, तो मसल्स क्या हैं, तो मसल्स के बारे में हमें स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जनरल मसल। अभी ये नहीं कि सिर्फ बाइसेप्स करना है हमें, यू हैव टू डिस्कस द मसल एज अ होल, देन द बोन्स, देन द जॉइंट्स, एंड आफ्टर द जॉइंट्स एंड बोन्स यू सी द न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स। फिर आपको करना पड़ेगा आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स एंड लास्ट विल बी द नर्व्स। इनके बारे में आपको जो जनरल नॉलेज मिलेगी, जो जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये आपको फिर उस रीजनल एनाटॉमी में काम आएगी। लेकिन रीजन में आप ऐसे इंटर नहीं होंगे। आप जैसे आप आएंगे ना, जैसे हेमेटोलॉजी करेंगे, हेमेटोलॉजी में एनाटॉमी का इतना रोल नहीं है। एनाटॉमी विल बी वेरी माइनर। ग्रास का तो है ही नहीं रोल, थोड़ा बहुत हिस्टोलॉजी का है, थोड़ा बहुत एम्ब्रियोलॉजी का है। एक लेक्चर मुश्किल से होगा वहाँ पर हेमेटोलॉजी में। लेकिन जैसे आप इंटर होंगे ना, उसके बाद अगले मॉड्यूल में वो होगा लोकोमोशन। उसमें तो ऑलमोस्ट 90% एनाटॉमी है, जिसमें आपको अपर एंड लोअर लिम्स करनी है, जैसे ऑलमोस्ट एनाटॉमी। कोई 20% बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर, जिसमें आपको कुछ शायद जॉइंट्स की डिजीज़ करनी पड़ें, कुछ और चीज़ें आपको देखनी पड़ें यहाँ पर,
जॉइंट्स की डिजीज़ को लेके कुछ शायद आपको कुछ फार्माकोलॉजी करनी पड़ी थोड़ी बहुत, तो उसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं। आप जब जब देखेंगे ना जो चीज़ है, जो जिस मॉड्यूल में आप इंटर होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कंटेंट जो है वो किस सब्जेक्ट का कंटेंट ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट उसमें मेजर है, कौन सा उसमें माइनर है। हेमेटोलॉजी में जाएंगे तो फार्माकोलॉजी सेमी मेजर तो है ही, क्योंकि वहाँ एनीमिया की ट्रीटमेंट है, ब्लड कैंसर्स की ट्रीटमेंट है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट है, तो अच्छी खासी 3-4 सेक्शंस हैं उसके। लेकिन एनाटॉमी ग्रास एनाटॉमी है ही नहीं, ब्लड की कौन सी ग्रास एनाटॉमी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की अगर करना चाहेंगे तो हिस्टोलॉजी हो सकती है, और वो भी थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी तो फिजियोलॉजी में हो जाती है। फिजियोलॉजी में उसका पूरा चैप्टर है ब्लड का। इसका मकसद है कि वहाँ कोई 20-30% इज फिजियोलॉजी, ऐसे ही 20% उसकी पैथोलॉजी है। फार्माकोलॉजी 10-15% है, थोड़ा बहुत मेडिसिन भी है, लेकिन फार्मा और पैथो को मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट मेडिसिन हो जाता है। और मेडिसिन ज़ाहिर है उतनी करते हैं आप जितनी आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट को कराई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद मिलेंगी आपको। तो ये जो फाउंडेशन है इसके अंदर आपको क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स करने हैं। तो एनाटॉमी में भी जनरल एनाटॉमी, फार्मा में जैसे आपके एम्ब्रियोलॉजी में भी जनरल एम्ब्रियोलॉजी, और जनरल एम्ब्रियोलॉजी तकरीबन आपकी जो बुक है उसका ऑलमोस्ट आधा जनरल एम्ब्रियोलॉजी, 50% अच्छी खासी है जनरल एम्ब्रियोलॉजी ऑलमोस्ट हाफ। यहाँ जनरल एनाटॉमी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब उस जनरल एनाटॉमी में अगर आप किसी पार्ट में, अगर किसी बॉडी को अगर आप देखें तो पहली चीज़ है स्किन। स्किन में आज हम नहीं जा रहे हैं, तो यू हैव टू सी द स्किन। स्किन के आपको पूरा डिटेल में करना होगा कि व्हाट द स्किन इटसेल्फ इज, एनाटॉमी ऑफ द स्किन। एनाटॉमी ऑफ द स्किन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन के सारे पार्ट्स आप विथ नेकेड आई तो नहीं देख सकते, उसके स्वेट ग्लैंड्स, उसके सेबेशियस वगैरह। तो वो ऑलमोस्ट हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी टुगेदर वी विल मेक अ पैकेज। इसको अब आप जान नहीं कर रहे हैं, और हम सीधा चले जाते हैं कि कट द स्किन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड यू सी द नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो है फेशिया। इसको फेशियास कहते हैं। फेशिया बेसिकली है क्या, फेशिया आप थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाएं कि एक ह्यूमन बीइंग है। आप ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे हो, ज़ाहिर है ऑर्गेनिज्म जो आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो वो ह्यूमन बीइंग जो है, टोटल जो ह्यूमन बीइंग है हमारा, दैट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द सिस्टम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम्स, मुख्तलिफ सिस्टम्स जुड़ के ह्यूमन बीइंग बना है। अगर आप अंदर इंटर हो जाएं, किसी एक सिस्टम पर नज़र डालें, तो सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स जॉइंट टुगेदर एंड परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव फंक्शन, जिसमें स्टार्ट हो जाएंगे आप ओरल कैविटी से, तो फेरेंक्स से, तो इसोफेगस, तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन एंड कनेक्टिंग ग्लैंड्स एटसेट्रा लाइक हियर, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टीन, एनल कैनाल। ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, कहते हैं इसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये सिस्टम है। लेकिन उसमें आपने देखिए कितने आर्गन्स आ गए। तो इसका मकसद ये है कि एक सिस्टम अगर आप लेंगे तो दैट इज़ मेड अप ऑफ आर्गन्स, लेकिन जैसे एक आर्गन बाहर निकाल के ले आओगे तो दैट इज़ मेड अप ऑफ द टिश्यूज़। इसमें वेरियस टिश्यूज़ हैं, क्योंकि हर आर्गन के अपने अपने फंक्शंस हैं, उसके फंक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे एक आर्गन निकाल के ले आओगे तो उसमें यहाँ पर चॉइस है कि होंगे 4 बेसिक टिश्यूज़ होंगे। बेसिक क्या हैं ही 4 टिश्यूज़। कोई भी आर्गन 4 टिश्यूज़ से मिलके बनेगा। टिश्यूज़ 4 होंगे, 3 से मिलके बन सकता है, लेकिन कभी 5 नहीं होंगे उसमें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई 5वां टिश्यू है ही नहीं, जब तक मैं बताऊँ ना कहीं कोई स्पेशलाइज, कहीं ऐसा जिसको 5th टिश्यू माना गया है। लेकिन 4 टिश्यूज़, यानी आपकी प्लेट है, बुफे पे खड़े हैं आप, वहाँ 4 डिशेज़ हैं, कभी किसी की प्लेट में 5 नहीं होगी, 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, खाली तो ज़ाहिर नहीं हो सकती, ये हो सकता है। लेकिन 5वीं डिश किसी की प्लेट में नहीं होगी, क्योंकि चॉइस में 5वां डिश है ही नहीं। तो आपको 4 टिश्यूज़ हमेशा मिलते हैं, और 4 टिश्यूज़ में से आर्गन बनाना है आपको, और मोस्टली चारों टिश्यू यूज़ होते हैं। अब अगर ये 4 टिश्यूज़ यहाँ पर आप देखते हो तो वो 4 टिश्यूज़ क्या हैं, इसको आप जनरली मैं इस तरीके से स्टूडेंट को बता देता हूँ कि अगर आप उसको थोड़ा सा इनफॉर्मली उसको देखने की कोशिश करें ना, अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि असल चीज़ है समझना, बाद में देखो पहली चीज़ है उसको आप अंडरस्टैंड करें। चीज़ें याद करने के लिए नहीं है। एक चीज़ मेरी एडवाइस है आपको कि किसी भी सब्जेक्ट को काइंडली रिमेंबर नहीं करें, डोंट लर्न द थिंग्स बाय हार्ट, उसको आप रटे ना मेहरबानी करके। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपकी, एडवाइस ही नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, रटे ना चीज़ को, उसको समझें। पहली कोशिश में तो समझें उसको, फिर ज़ाहिर है जब समझेंगे तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझेंगे,
अपने तरीके से समझेंगे। लेकिन वो जो टीचर आपसे डेफिनेशन मांगेगा वो तो फार्मल मांगेगा, वो फार्मल बाद में देख लेंगे, पहले चीज़ समझ में तो आए। आप एक डेफिनेशन को रट के बैठे हुए हों, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, डेफिनेशन तो बहुत अच्छी बता दिया आपने, लेकिन मैं अगर उसका थोड़ा सा मफहूम पूछ लूँ कि इसका मतलब क्या है, वो आपको नहीं आ रहा, तो फिर तो ये लर्निंग तो बेकार हो गई आपकी। ये आपने नंबर तो अच्छे ले लिए, लेकिन लर्निंग आपको नहीं हुई है। आपको दोनों चीज़ें लेनी है, नंबर भी अच्छे मिलें और आप लर्न भी करें। क्योंकि ये जो आज पढ़ रहे हैं ना आप, ये ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, ये आप डॉक्टर हैं, ये आज जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ये आपको आगे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सेम चीज़ें, कम ह्यूमन बीइंग सेम होगा ना, वहाँ कोई अलग तो नहीं होगा। जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हैं उनके डिजीज़ के थोड़े से टचेज़ यहाँ पर पढ़ेंगे आप, ये सारी चीज़ें आगे काम आएंगी। कोई चीज़ आज पढ़ के आप यहाँ कट ऑफ करके ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, ये कनेक्टेड है आपकी। स्किन आज पढ़ेंगे तो कल स्किन की डिजीज़, तो परसों उसकी फार्माकोलॉजी, उसकी ड्रग्स, आगे उसकी मेडिसिन, ये सेम स्किन है जो चलेगी। और आपको बोला जाएगा कि बाबा इसके स्किन का फलां पार्ट इन्वॉल्व है, तो पार्ट पढ़ा हुआ होगा तो समझ जाएंगे ना स्किन। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप करते हो। तो ये क्या है, ये फेशा है। तो आप यहाँ पे फेशाज आप क्या दें, फेशा ये बेसिकली फेशा एक तरह से शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं वेरियस चीज़ों को, वेरियस टिश्यूज़ को, वेरियस आर्गन्स को, उनको रैप अप करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। इस तरीके से इनको शीट्स को मूवमेंट फेशा कहते हैं। तो मैंने बताया ना आपको कि 4 बेसिक टिश्यूज़ आपको मिलेंगे। इनफॉर्मली पहले जहन बनाए कि ऐसे क्या 4 टिश्यूज़ होंगे, मैं कैसे पहचानूँ उनको। 4 टिश्यूज़ में हमेशा समझ लो कि जो टिश्यू आपको गोश्त जैसा लगे, कट करके बॉडी को जब आप देखें तो गोश्त जैसा, जैसे गोश्त की बोटियाँ तो देखी होगी ना आपने, मटन देखा है आपने, बीफ देखा है, चिकन की गोश्त की टुकड़े देखे ना आपने। ऐसा कोई टिश्यू आपको बॉडी को कट करने के टाइम पे, ऐसा टिश्यू जो गोश्त जैसा आपको लगे, इसको हम कहते हैं मसल टिश्यू। पहला बेसिक टिश्यू ये है, ये आर्गन में काम आएगा आपको। और मसल टिश्यू जो है दैट इज एक्चुअली हैविंग द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर। एक जिस मसल को, ये जो मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होगा और कहीं नहीं होगा, ऐसा मसल और कहीं नहीं होता है सवाए हार्ट के, इसको कार्डियक मसल कहते हैं। और ये मसल का काम मेन मूवमेंट है। तो मूवमेंट आर्गन्स में नहीं होती है क्या, स्टमक में मूवमेंट है, खाना आप डालते हो तो वो मिक्स करता है उसको और आगे बढ़ाता है। वो चुप करके बैठा होगा तो कैसे खाना आगे बढ़ेगा। इसका मकसद ये है कि भले आपके बस में नहीं हो, वो कंट्रोल में नहीं हो, इनवॉलंटरी हो, लेकिन इट इज कंट्रैक्टिंग, वो कंट्रैक्ट करके इसको आगे पास ऑन करेगा। तो इसका मकसद है कि वहाँ मसल चाहिए। इस किस्म के मसल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वैसे तो हार्ट भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो कार्डियक मसल है, वो भी इनवॉलंटरी है। एक और इनवॉलंटरी होगा जो बाकी विसरा में होगा, अदर देन हार्ट। तो जैसे पीपल में आप लाइट थ्रो करते हो तो पीपल नैरो हो जाती है, ये क्या है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इस किस्म के मसल्स को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ एंड कार्डियक, ये दोनों इनवॉलंटरी हैं। और एक वो है जो वॉलंटरी है, जो आपके कंट्रोल में है, इनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल हो वो भी गोश्त जैसा लगेगा, कार्डियक मसल हो वो भी गोश्त जैसा लगेगा, वो जो स्मूथ है वो भी गोश्त जैसा लगेगा। तो जो भी टिश्यू गोश्त जैसी शक्ल दिखाए आपको, वो मसल टिश्यू है। दूसरा टिश्यू जो एक और एक्साइटेबल टिश्यू है, जो ऑर्डर्स लेके जाता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है या दूसरे बड़े बड़े काम करता है, जो ज़्यादातर दिखेगा कैसा, धागों जैसा, अंदर न्यूरॉन होंगे, फला होगा, ये क्या, नर्वस टिश्यू। जैसे ना आप यूँ समझ लो कि जैसे नर्वस टिश्यू, जैसे दीवारों के अंदर तारें होती हैं, नज़र नहीं आती आपको, तो ये अंदर अंदर होंगी यहाँ पर, यानी नज़र आपको कैसा आएगा, वो ज़ाहिर है न्यूरॉन गोश्त जैसे तो नहीं दिखेंगे ना आपको, वो धागों जैसे होंगे अंदर। ऐसी अगर कोई चीज़ नज़र आ जाए तो नर्वस टिश्यू, ये दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू है आपका। तीसरा टिश्यू, ये दोनों जो टिश्यू हैं ये आप टच नहीं कर सकते, मसल को टच नहीं किया जा सकता। अब हाथ लगाएंगे, मसल अंदर है लेकिन आपका हाथ तो स्किन को लगेगा, इसको सरफेस, जिस टिश्यू को भी सरफेस है, सरफेस जिसको आप टच कर सकें, जिसको खाना टच कर सके, ये सिर्फ नहीं कि आप हाथ लगा सकें, जिसमें आप जैसे खाना डाला तो माउथ की पहली चीज़ जिसको खाना टच करेगा, आपने इस फूड को सॉलो करके इसोफेगस में डाल दिया तो पहली चीज़, जो पहली लेयर जो फूड को टच करेगी, या आप सांस ले रहे हो नेजल कैविटी में से आपकी ट्रेकिया में आ गई, वैसे नेजल कैविटी में भी गई, तो नेजल कैविटी का जो पहला टिश्यू जो एयर को टच करेगा, अंदर आप ट्रेकिया में लेके गए तो ट्रेकिया का वाल है, वाल में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, वो जो पहला टिश्यू है जिसको एयर टच करेगी, ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड जा रहा है अंदर, उसकी वाल होती है, ज़ाहिर है जैसे पाइप होता है, ट्यूब में पानी जा रहा है, तो ये जो वाल है आपकी ब्लड वेसल की, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, लेकिन
ब्लड जब अंदर होता है तो ब्लड किस लेयर को टच करेगा? जो सबसे अंदर वाला होगा। तो इसको ब्लड टच कर रहा है तो सरफेस है इसको। हर वो चीज़ जिसको सरफेस हो, चाहे आप टच कर सकें, चाहे फूड करे, चाहे फ्लूइड करे, चाहे ब्लड करे, चाहे एयर करे, या कोई भी हो, जिसको सरफेस हो, उस टिश्यू को कहते हैं एपिथेलियम। इस पूरी कायनात में सरफेस सिर्फ एपिथेलियम को है, किसी टिश्यू को सरफेस नहीं है। आप किसी टिश्यू को टच नहीं कर सकते, आप अपने मसल को टच नहीं कर सकते, आप अपने नर्व को टच नहीं कर सकते, आप अपने एपिथेलियम को टच कर सकते हो, जिसको भी एपिथेलियम। अब मैंने हाथ लगाया इधर, आप जनरली क्या बोलेंगे, मैं किस चीज को हाथ लगाया? स्किन को। स्किन दो लेयर से बनती है, एक जो सुपरफिशियल लेयर है इसको कहते हैं एपिडर्मिस, दूसरा इसके नीचे है उसको हम कहते हैं डर्मिस। आपका हाथ किसको लगता है? तो एपिडर्मिस एपिथेलियम है। एपिडर्मिस इज अदर नेम ऑफ एपिथेलियम, बट दैट ऑफ स्किन ओनली। कहीं और एपिथेलियम का और नाम हो सकता है, कोई नाम ना हो तो एपिथेलियम ही बोल दो, तो दैट इज कॉल्ड एपिथेलियम। एपिथेलियम तो इसका मकसद ये है कि आर्गन, सबसे बड़ा आर्गन स्किन है, लेकिन वो किस चीज़ से बना? बहुत सारी चीज़ों से। इसमें मसल भी होगा, इसमें न्यूरॉन्स भी होंगे, इसमें एपिथेलियम भी होगा। उन तीनों टिश्यू में टच कौन सा होगा आपको? एपिथेलियम। जो यहाँ इत्तेफाक से उसका नाम एपिडर्मिस है। तो जो गोश्त जैसा लगे वो मसल टिश्यू, जो धागों जैसा लगे वो नर्वस टिश्यू, जिसको सरफेस हो वो एपिथेलियम, जो इन तीनों जैसा न लगे वो कनेक्टिव टिश्यू। तो दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। फिर चाहे वो कुछ भी हो, मिसाल ले लें आप, एक बोन है, बोन निकाल के मैं टेबल पे रखूं, आपको मैं बोलूं कि बाबा चार जो टिश्यू तुम लोगों ने सुने हुए हैं उनमें से बोन कहाँ फिट होता है? इन चार में से बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये गोश्त जैसा नहीं है, क्योंकि इसको टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये धागों जैसा नहीं है, क्योंकि ये नर्वस टिश्यू नहीं है, क्योंकि ये मसल नहीं है, क्योंकि ये एपिथेलियम नहीं है। तो फिर तीन जब नहीं है तो फिर हमारे पास बाकी टिश्यू है ये चार, और चौथा टिश्यू यकीनन ये कनेक्टिव टिश्यू होगा। अगर मैं यहाँ से कुछ ब्लड निकाल के टेबल पे रखूँ और मैं बोलूँ कि ये टिश्यू है, आप कहेंगे ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि ये कौन से टिश्यू, ये किस कैटेगरी में फिट होता है, इन चार टिश्यू में ये क्या है? क्यों? क्योंकि ये गोश्त जैसा नहीं है, क्योंकि ये धागों जैसा नहीं है, क्योंकि इसको टच नहीं किया जा सकता। इसका मकसद है कि वो तीन नहीं है तो चौथी टिश्यू होगी। इसका मकसद है कि कनेक्टिव टिश्यू कहीं पत्थर जैसा भी हो सकता है, कहीं वो पानी जैसा भी हो सकता है, और कहीं वो जेल जैसा भी हो सकता है। जैसे इसको कट लगा के चर्बी को मैं यहाँ पे टेबल पे रखूँ, क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो गोश्त नहीं है, क्योंकि वो धागे नहीं है, क्योंकि उसको टच नहीं कर सकते आप। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत सारी चीज़ें, जो ये तीन जैसा ना हो तो चौथा वो होगा ही। तो ये सारे आर्गन्स यहाँ पे, तो इसका मकसद ये हो गया कि ये फेशा बजाते खुद क्या होगा? टच तो नहीं कर सकते, एपिथेलियम तो नहीं होगा ये। और जैसे मैं कट लगा के यहाँ से निकालूंगा तो ये क्या होगा? ये शीट लाइक होगा, और गोश्त जैसा नहीं होता और धागों जैसा भी नहीं होता, ये शीटें, ये शीट जैसा होता है, जो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके स्किन पर, जो एपिडर्मिस है उसके नीचे जो डर्मिस है। तो खैर डर्मिस फिर क्या है? ये आर्गन है ना आपका स्किन, स्किन को निकाल के तुमने एपिडर्मिस में तो टच कर लिया था, ये तो एपिथेलियम होगा यकीनन, क्योंकि सरफेस है इसको। लेकिन इसके नीचे जो डर्मिस का कुशन पड़ा हुआ है, ये क्या होगा फिर? कनेक्टिव टिश्यू। डर्मिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन फिर डर्मिस को भी उठाओगे ना अगर, तो फिर आपको ये शीट्स मिलेंगी जो बॉडी को कवर करके बैठी हुई हैं, इनका नाम फेशा है। और फेशा में ऐसा है कि फेशा, ये देखें आपकी ये स्किन है, स्किन के साथ साथ आप ये डर्मिस एपिडर्मिस देखते हो, और इसके नीचे आपको मिलती है क्या? ये फेशा। लेकिन फेशा सिर्फ ये नहीं है, इस फेशा के नीचे आपको एक और फेशा मिलेगी। ये फेशा बहुत ही लूज होती है, एक तरह से स्किन को कुशन प्रोवाइड करती है। इसको हम सुपरफिशियल फेशा कहते हैं, जो आपके पूरे बॉडी में जहाँ स्किन को कट करोगे, स्किन के दोनों लेयर उतार के जब देखोगे तो तुम्हें सुपरफिशियल फेशा नजर आएगी। और इस सुपरफिशियल फेशा जो है, इस सुपरफिशियल फेशा के अंदर आपको काफ़ी फैट भी नजर आएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर फिर आपको लिम्फेटिक्स और नर्व्स, इनको पैसेज देता है ताकि स्किन तक, अब स्किन तक पहुँचने का रास्ता यहीं से गुजरेगा ना ज़ाहिर है। तो ये ब्लड वेसल्स, ये नर्व्स, ये वेन्स, ये लिम्फेटिक्स, यहीं से सुपरफिशियल फेशा में से गुजर के फिर स्किन तक एक्सेस लेते हैं। इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल फेशा। इसमें लूज टिश्यू है, उसमें काफ़ी फैट है, और कहीं कहीं तो फैट ज़्यादा भी होता है। ये जो मोटापा होता है ना आपका, ये मोटापा दरअसल इस सुपरफिशियल फेशा में फैट ज़्यादा जमा हो जाता है। ये जो हमारी बेली पे जो फैट आती है ना, ये हमारी स्किन के नीचे फैट होती है, और स्किन का मकसद है कि यहाँ स्किन है और इसके नीचे क्या है? सुपरफिशियल फेशा। तो ये फैट उसमें भरा हुआ होता है,
जिसकी वजह से पेट बढ़ जाता है और इसको मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि ये सारा मोबिलाइज हो जाए और फिर हमें मसल नज़र आना शुरू हो जाए बाहर से, ताकि फ्लैट हो जाए हमारे बेली फैट जो है उसको मोबिलाइज करने के लिए आप देखें कितनी एक्सरसाइजेस करती हैं। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं सुपरफिशियल फेशा। सुपरफिशियल फेशा में ज़्यादातर क्या होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, थोड़ा बहुत फैट और उसके अंदर आपको पैसेज मिलेगा किसका, सुपरफिशियल वेन्स का, आर्टरीज का, नर्व्स का वगैरह वगैरह, और यही आपकी नर्व्स स्किन के करीब आती हैं और आपको टच की फीलिंग होती है, ये यहाँ से गुजर, इसको हम सुपरफिशियल फेशा कहते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर सुपरफिशियल फेशा के अंदर भी डूबे हुए कुछ मसल्स होते हैं। अब देखिए, जैसे एक मिसाल ले रहा हूँ, ये अब सुपरफिशियल फेशा आप देखें, ये है, ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मसल वगैरह, ये इन केस ऑफ फीमेल स्किन को मैं कट लगाऊंगा, यहाँ होगा क्या, फेट, मेल में भी है, बट इन केस ऑफ फीमेल तो ये फेट कहाँ जमा होगा, सुपरफिशियल फेशा में। ये जो देख रहे हैं ये फेट कहाँ जमा है, ये स्किन, ये सुपरफिशियल फेशा, ये फेट भरा हुआ है। इस पर अगर हार्मोनल कंट्रोल, अगर हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर प्रोड्यूस होना शुरू हो गए तो ये फैट होगा प्रोलिफरेट, ये फैट प्रोलिफरेट होगा तादाद में और अपनी क्वांटिटी में बढ़ेगा और एकदम से प्रोमिनेंट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे फीमेल ब्रेस्ट। तो फीमेल ब्रेस्ट दरअसल किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, सुपरफिशियल फेशा का, इस लाएंगे तो सुपरफिशियल फेशा, इसकी डी फेशा वगैरह नीचे है, ये सारा सुपरफिशियल फेशा का स्ट्रक्चर है, ताकि इसके ग्लैंड्स कहाँ के खुले, सरफेस पर, ये सुपरफिशियल फेशा का स्ट्रक्चर है। तो कहीं कहीं सुपरफिशियल फेशा थोड़ा सा डिफरेंट आर्गन भी बना सकती है, दिस इज आल्सो सुपरफिशियल फेशा। थोड़ा और आगे देखें, कुछ जगहों पर सुपरफिशियल फेशा में मसल होते हैं, कुछ जगहों, हर जगह नहीं होते, ऐसा भी देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपकी स्किन चढ़ी हुई है, कहीं डर हो कहीं यहीं कहीं स्किन मेरी कोई लूज ना हो जाए, नेचर ने इसके नीचे सुपरफिशियल फेशा में मसल डाल दिया है। ये स्केलेटल मसल है, आप कहेंगे स्केलेटल मसल तो बोन को अटैच होते हैं, एक बोन से लेकर दूसरे बोन तक होते हैं ना स्केलेटल मसल्स। ये मसल स्केलेटल जो है ये बोन पे अटैच नहीं है, ये कहाँ है, सुपरफिशियल फेशा में डाला है ताकि इसमें टोन हो और थोड़ा सा ये स्किन आपको टाइट लगे। यहाँ पर इस मसल को यहाँ पे हम कहते हैं पामेरस ब्रेविस मसल, इत्तेफाक से, चलो ब्रेविस ब्रीफ को कहते हैं, छोटा मसल जो पाम पे मौजूद है स्केलेटल साइड पे। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है विद इन सुपरफिशियल फेशा। अगर आपको एक आध कोई मसल पूछा जाए कि सुपरफिशियल फेशा में भी कोई स्केलेटल मसल होता है क्या, तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ, पाम के मीडियल साइड पर एक छोटा सा मसल है, इसका नाम है पामेरस लॉन्गस। लेकिन एक बहुत बड़ा मसल यहाँ भी है, यहाँ वो भी सुपरफिशियल फेशा में है, ताकि आपकी ये स्किन थोड़ी सी टाइट रहे, टोन रहे उसके अंदर। तो वो कहाँ मौजूद होगी, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, सुपरफिशियल फेशा, उसमें मसल होगा। अब देखिए मसल की शक्ल देखिए, ये देखिए, ये कब नजर आया आपको, ये आपने सिर्फ स्किन को थोड़ा सा ऐसे रिमूव किया है, सुपरफिशियल फेशा में ये मसल बैठा हुआ है। तो सुपरफिशियल फेशा में भी मसल्स हो सकते हैं। दो एग्जांपल ही बता दें, ये भी बहुत है। स्केलेटल मसल की बात बता रहा हूं, दो मसल्स, एक जो पाम में आपने यहां पे देखा, पामेरस ब्रेविस, ब्रेविस ब्रीफ को कहते हैं, पामेरस पाम का मसल, मसल्स के नाम ऐसे होते हैं। अभी आगे चल के जब आप लोकोमोशन करेंगे तो मसल्स के नॉमेनक्लेचर सीखेंगे आप। पामेरस ब्रेविस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये ऐसे नाम होते हैं मसल्स के। जैसे ना आप एंजाइम्स के नाम सुनते हो, जैसे लाइपेज, एएसी आखिर में होता है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के आखिर में एएसई लगता है, लाइपेज, इलास्टेज, कोलिजिनेज, कार्बोक्सिलेज, दीज आर एक्चुअली द एंजाइम्स। तो इनका नॉमेनक्लेचर भी लगभग इस तरीके से यहाँ पर है जैसे मैंने बताया। तो ये मसल जो है इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, इसको प्लेट लाइक मसल कहते हैं, इसका नाम है प्लेटिज्मा मसल। कहाँ मौजूद है, ये स्किन को थोड़ा सा टोन अप करने के लिए नेचर ने अंडर द स्किन ये मसल डाल दिया है सुपरफिशियल फेशा में, ताकि लूज ना हो आपका, ये इस तरीके से बिल्कुल रिंकल्ड ना हो, थोड़ा टोन अप हो जाए आपका। ये आपका प्लेटिज्मा मसल है। दो एग्जांपल भी दे देना आपको तो सफिशिएंट है। सुपरफिशियल फेशा में कहीं आपने कोई स्केलेटल मसल डूबा हुआ देखा है, स्केटर्ड इस तरीके, ताकि स्किन आपकी ओवरलाइन जो है वो टाइट रहे। दो एग्जांपल, एक पाम में, क्योंकि हम पाम में काम करते हैं ना, ताकि ये रिंकल्स ना पड़े, यहाँ पर फोल्ड ना हो स्किन हमारा, और दूसरा जो है फिर ये प्लेटिज्मा मसल। कुछ जगहों पर सुपरफिशियल फेशा में इनवॉलंटरी मसल भी हो सकता है, स्मूथ मसल। एक एग्जांपल है जिसमें टेस्टिस होते हैं, जो आर्गन है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ मेल जहां टेस्टिस मौजूद होते हैं उसको कहते हैं स्क्रोटम। उसकी स्किन को थोड़ा कट लगाओगे ना, आ जाओगे कहां, सुपरफिशियल फेशा में। सुपरफिशियल फेशा में वहां पर फिर मसल्स मौजूद हैं। ये सुपरफिशियल फेशा में जो मसल्स यहां पड़े हुए हैं ना, ये स्मूथ मसल हैं,
ये वॉलंटरी नहीं है, ये इनवॉलंटरी है। स्मूथ मसल, इसको हम कहते हैं डार्टस मसल, दिस इज कॉल्ड डार्टस मसल। कोई भी एग्जांपल आपको याद ना हो, सुपरफिशियल फेशा में अंदर मौजूद कहीं स्मूथ मसल आपको कोई बोल दे तो एग्जांपल है स्क्रोटम ऑफ मेल। मेल के स्क्रोटम मेल में होता है, मेल में स्क्रोटम के सुपरफिशियल फेशा में मौजूद डार्टस मसल। ये कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड कंडीशन। अगर गर्मी होगी तो ये रिलैक्स हो जाएगा और स्क्रोटम को ढीला कर देगा ताकि सरफेस एरिया बढ़े और हीट जो है वो बाहर निकले, ताकि स्क्रोटम के अंदर एक खास टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। सर्दी होगी तो ये कंट्रैक्ट कर जाएगा और स्क्रोटम जो है वो इसे कंट्रैक्ट करके कम हो जाएगा और रिंकल्ड हो जाएगा, थिक स्किन हो जाएगी स्क्रोटम की, ताकि अंदर की हीट को बाहर लूज न किया जा सके। ये थर्मो रेगुलेशन में काम आता है स्क्रोटम में, क्योंकि अंदर टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस को खास टेम्परेचर चाहिए होता है। ये सुपरफिशियल फेशा का खेल है। यहाँ पर जहाँ कुछ मसल्स दिखेंगे, यहाँ पर डार्टस मसल और ऐसा ही मैंने आपको दो मसल स्केलेटल आपको बताया थे वेरी साइड्स। लेकिन जैसे आप कांटे के अंदर जाएंगे स्किन और सुपरफिशियल फेशा को हटा के तो ये मिलेगी आपको टफ शीट मिलेगी, एक और शीट जो टफ होगी बहुत, इसको कहते हैं डी फेशा। टिश्यू वाइज क्या होगा, जाहिर है कनेक्टिव टिश्यू, एक और कनेक्टिव टिश्यू है। हर जगह कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, जो मसल नहीं है, जो दागों जैसा नहीं है, जिसको टच नहीं है यानी सरफेस नहीं है जिसको, तो उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये डी फेशा है। कहाँ, ये सब कुछ कट करके सुपरफिशियल फेशा साफ करोगे तो आपको शीट लाएंगे बड़ा टफ, बिल्कुल ऐसे शेल की तरह आपको। तो आज ये जो आम की ये जो शक्ल देख रहे हैं ना आप ऐसे सिलेंड्रिकल, ये इस शीट की वजह से है जो इतना टफ है, ऐसे नहीं एक्सपेंड होगा, सुपरफिशियल फेशा हो जाएगा। अगर सुपरफिशियल फेशा में यहाँ कोई फ्लूइड जमा हो जाए ना तो स्वेलिंग हो जाएगी आपकी, जिसको एडिमा कहेंगे। कहीं खुदा न खासा जहाँ आपको स्वेलिंग हो गई तो समझ लेना को आपका फ्लूइड कहाँ जमा हुआ है, इधर जमा हुआ है। अगर इसके नीचे फ्लूइड जमा हुआ ना तो ये बाहर नहीं निकलेगी, ये स्वेलिंग नहीं आएगी आपकी, क्योंकि ये अनजील्डिंग है। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ फ्लूइड जमा हो तो ये सब फैल जाए, नहीं, ये फैलने नहीं देगा आपको। तो फ्लूइड आपको जमा होगा तो फिर आपको स्वेलिंग नहीं, सारा दबाव किस पे पड़ेगा, मसल पे पड़ेगा। ये ऐसे एक्सपेंड नहीं हो जाएगा, प्रेशर सारा अंदर डेवलप होगा, इसको डी फेशा कहते हैं। अगर मैं यहाँ आपको देखिए, ये एग्जाम्पल आपको देख रहा हूँ, ये लोअर लिम्ब है फॉर एग्जाम्पल, ये लोअर लिम्ब को यहाँ कट लगाया है हमने, ट्रांसफर सेक्शन काटा। अब ये क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, स्किन। स्किन के नीचे क्या होगा, सुपरफिशियल फेशा। एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, सुपरफिशियल फेशा। और इस सुपरफिशियल फेशा के नीचे अब क्या होगा, डी फेशा। ये जो ब्लू दिखा रहा है ना आपको, ये डी फेशा है। ये मैं आपको सराउंड करके दिखा रहा हूं, ये डी फेशा है। इसने पूरा सराउंड कर दिया। अगर अंदर फ्लूइड जमा हो गया ना तो ये एक्सपेंड नहीं कर जाएगा, सारा दबाव अंदर पड़ेगा किस पे, मसल्स पे। और ये आप यहां पे देख रहे हो क्या, ये डी फेशा है और अंदर क्या है, ये बोन से, ये बोन का कट सेक्शन है। ये एक बोन है, दूसरा बोन है, क्योंकि लेग में दो बोन होते हैं, टिबिया एंड फिबुला। ये यहां पर आपका ये बोन है। अब ये जो डी फेशा है, डी फेशा को मैं आपको बता रहा हूं कि डी फेशा फंक्शन क्या करती है। अंदर फंसे हुए हैं क्या, मसल्स। इन मसल्स को अंदर, ये पूरा जितना भी आप देख रहे हो, इसको मैं अगर अंदर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना चाहूं, जैसे एक मुल्क होता है उसके 4 प्रोविंसेस होते हैं, हर कंपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है, जाहिर है। हम उसको कंपार्टमेंट्स को कंपार्टमेंट में कन्वर्ट करने चाहेंगे तो कौन करेगा, ये डी फेशा करेगी। ये क्या करेगी, अंदर एक पार्टीशन भेजेगी ऐसे। अब सिर्फ एक से तो कुछ नहीं होगा, एक और पार्टीशन ऐसे भेज सकती है। अब अगर इस किस्म की पार्टीशन है तो एक तीसरी भेज सकती है, ये ऐसे करने से अंदर ये पूरा का पूरा जो लिम्ब है आपका, क्या एक सिंगल कंपार्टमेंट है कि उसके 3 कंपार्टमेंट हो गए, समझ गए, ये 3 कंपार्टमेंट हो गए। ऐसे सेप्टा को हम कहते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टा। इसमें क्या हो गया, आपके कंपार्टमेंट बन गए, ये पीछे वाला कंपार्टमेंट, ये आगे वाला, ये समझ लो कि लेटरल या मीडियल कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए हैं आपके लेग के। अगर इस कंपार्टमेंट में कोई डिजीज हो जाएगी, ये बच जाएंगे। ये किस वजह से हुआ, इंसेप्टा की वजह से। इंसेप्टा ने बाहर डी फेशा से ऐसे टर्न करके अंदर लेके आए हम, और किसको आके पकड़ लिया, बोन के सरफेस को पकड़ लिया। बोन के ऊपर जो शीट चढ़ी हुई होती है जिसको पेरियोस्टियम कहते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल टाइट करके, जैसे ना टेंट पकड़ा हुआ होता है, ऐसे आपकी शीट। ये कट में दिखा रहा हूँ, ये पूरा होगा। और ऐसा है फिर ये दूसरा सेप्टम। तो ये आपका एक इंटरमस्कुलर सेप्टम, 2 सेप्टा की वजह से अंदर एक मस्कुलर कंपार्टमेंट क्रिएट हो गया। उसमें
एक मसल बना हुआ है, 2 भी हो सकते हैं। ऐसा ये भी कंपार्टमेंट, इसमें 3-4 मसल्स हैं, और ऐसा ये कंपार्टमेंट, हर कंपार्टमेंट की अपनी नर्व होती है, अपनी आर्टरी। इसमें कोई डिजीज़ हो गई तो ये दोनों कंपार्टमेंट बच जाएंगे, क्योंकि ये दीवारें लगी हुई हैं सेप्टा की। और यहाँ अगर कोई इन्फेक्शन हो गई और फ्लूइड जमा हो गया तो ये ऊपर नहीं उठाएगा, सारा दबाव मसल पे पड़ेगा, और मसल पे पड़ेगा तो फिर मसल ही नहीं है, मसल के अंदर फिर ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, ये कंप्रेस हो जाएंगे। ये चल के आप लिम्स में आगे देखेंगे। लेकिन मैंने बताया कि ये डी फेशा का एक काम ये भी है कि ये अंदर वेरियस लिम्ब के एरिया को मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर कंपार्टमेंट्स। ये मस्कुलर कंपार्टमेंट में ये जो आपको ब्लू दिखा रहा है, ये क्या है? ये डी फेशा की पार्टीशन से ऐसे, ये एक और आ गई, ये एक और आ गई, तो एक कंपार्टमेंट, दूसरा, ये तीसरा कंपार्टमेंट। ये फेशा का काम है। किसका? डी फेशा का। सुपरफिशियल फेशा का नहीं, वो तो सुपरफिशियल फेशा तो ऊपर से डेकोरेटेड है, एक तरह से कुशन है बिटवीन स्किन एंड डी फेशा, ये यहाँ मौजूद है सुपरफिशियल फेशा। ये है डी फेशा जो आपको कंपार्टमेंट बना के देती है। लेकिन सुपरफिशियल फेशा के, डी फेशा के और भी बहुत काम है। जैसे ये आप देखें, ये देखें, ये मसल नजर आ रहा है ना आपको, तो इसका मकसद है कि आपने यहाँ से उतारी है स्किन, सुपरफिशियल फेशा को साफ किया है, एक्चुअली तो डी फेशा को भी साफ किया है, लेकिन काफ़ी डी फेशा यहाँ रुक गई है। यहाँ पर कुछ जगहों पर डी फेशा मसल्स को अटैचमेंट भी देती है, यानी कोई मसल बोन से उठा, यानी जिसको ओरिजिन कहते हैं, तो इंसर्शन भी कहाँ होनी चाहिए? बोन पर ही। स्केलेटल मसल है ना, एक बोन पे उठ के दूसरे बोन पे आके लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? ये ओरिजिन है, ये इसकी इंसर्शन है। कुछ टाइम पर, कुछ जगहों पर कुछ मसल ऐसे होते हैं, ओरिजिन तो उनकी बोन से होती है, लेकिन जब इंसर्शन के लिए आते हैं तो कोई बोन उनको ऑफर ही नहीं होता। अब वो मसल ऐसे तो नहीं लटका हुआ होगा, ये मसल एकदम से पकड़ लेता है किसको? उसके ऊपर जो मौजूद होती है डी फेशा को। कुछ जगहों पर ये डी फेशाएँ मसल्स को अटैचमेंट भी देती हैं। इस वक्त आपने देखा इतना बड़ा मसल है ग्लूटस मैक्सिमस, वो ओरिजिन तो उसकी बोन से है, लेकिन इंसर्शन के लिए उसको बोन अवेलेबल नहीं हुआ है, फेशा अवेलेबल हो गई है। कौन सी फेशा? जो ज़ाहिर मसल के ऊपर होती है, और मसल के ऊपर जो होती है फ़ौरन वो डी फेशा होती है, तो डी फेशा के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये वो डी फेशा का कंपार्टमेंट, ये जो डी फेशा का ये पार्ट होगा, शीट होगी, बड़ी टफ हो जाएगी, क्योंकि मसल ने इस पर कंटिन्यूस मसल इसके साथ आ गया है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ डी फेशा बड़ा सख्त होगा। तो डी फेशाएँ ये भी करती हैं, ऐसी डी फेशा जहाँ पर आपको लोअर लिम्ब में मिलेगी। अब देखें डी फेशा का एक और काम, आप देखें ये आपका लेग है, लेग में आपका टिबिया और फिबुला, वहाँ से मसल्स ओरिजिन ले रहे आते हैं। अब ये जो मसल लेग से ओरिजिन ले रहा है, टिबिया से या फिबुला से, तो वहाँ से बेली जैसे ओरिजिन लेगी, वो नीचे आएगी, तब तक उसके टेंडन बन चुके होंगे, क्योंकि ऊपर मसल की बेली होगी गोश्त जैसी, और जैसे जैसे आएगा वो टेंडन बन जाएगा। और जैसे टेंडन बन जाएगा तो टेंडन क्या करेगा? क्या सीधा जाएगा कि बेंड करेगा? अब फुट पे जब आएगा तो बेंड करेगा ऐसे। जब बेंड करेगा ऐसे, तो जब कंट्रेक्शन कहाँ से आएगी? ऊपर से, मसल से। वर्क कहाँ होगा? टोज पर, ठीक है ना, ऐसे टोज पे वर्क होगा। लेकिन क्योंकि ये ऐसे बेंड कर रहा है, तो हमें डर ये है कि अगर ऊपर से कंट्रेक्शन हुई तो ये टेंडन ऐसे ऊपर उठेंगे। नेचर ने क्या किया है, क्योंकि ये डी फेशा से नीचे हैं, तो ये जिम्मेदारी सौंप दी है किसको? डी फेशा को, कि इसके आगे तुम कुछ थिक बैंड्स बना दो। ये डी फेशा बना रही है, ये ऊपर डी फेशा मैंने काट दिए, ये नहीं काट सका क्योंकि ये बोन के साथ फिक्स्ड ये बैंड है। किसका? डी फेशा का। वैसे डी फेशा पूरी जुराब की तरह थी, लेकिन इस जगह पर एंकल के करीब ये डी फेशा इस किस्म के स्ट्रक्चर बनाएगी जो टेंडन्स को बांध के रखेगी, ताकि टेंडन ऐसे छलांग न लगाए ऊपर। ऐसी चीज आपको 2 जगहों पे मिलेगी, या तो लोअर लिम्ब में लेग और फुट के बीच में एंकल पर, या मिलेगी आपकी फोरआर्म और हैंड के बीच में रिस्ट पर। इस जगह पे भी इस किस्म के बैंड्स मिलेंगे, जैसे ये एक दिखा रहा हूं। अब देखिए, आप यहाँ फुट में देख रहे हैं, ऐसी चीज आप हैंड में भी देखेंगे। ये देखिए, ये ऊपर से पूरी डी फेशा आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये डी फेशा बहुत टफ हो गई और ये बैंड बना रही है यहाँ पर। ऐसे बैंड को कहते हैं रेटिनाक्यूलम। ये डी फेशा देगी, क्यों? ताकि टेंडन्स को बांध के रखे, टेंडन इस तरीके से ऐसे न जाए, वरना ऐसे कंट्रैक्ट करेंगे तो ये स्किन को फाड़ के निकल आएगा। इसको डी फेशा बाइंड करके रखेगी। ऐसी बाइंडिंग्स को, ऐसे बेल्ट को, जो खास तौर पे आपको रिस्ट पर और एंकल पे मिलेंगे, एंकल इन केस ऑफ लोअर लिम्ब एंड रिस्ट इन केस ऑफ अपर लिम्ब, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं रेटिनाक्यूलम। ये डी फेशा की मॉडिफिकेशन है। ये रेटिनाक्यूलम हैंड के हैं, ये रेटिनाक्यूलम फीट के हैं, और ये भी डी फेशा की ही मॉडिफिकेशन है। फिर यहाँ पर आप देखें,
यही डी फेशा एंकल पर भी काम किया उसने कुछ डिफरेंट, वरना ऊपर से तो बिल्कुल शीट लाइक थी, यहाँ आके वो टफ हो गई। जैसे इसी डी फेशा को हैंड में अलाउ किया नेचर ने, तो हैंड में उसको बोला कि डी फेशा वैसी डी फेशा न रहे, हैंड के सेंट्रल पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पर हम काम करते हैं, तो इसको यहाँ टफ बना दिया है। ऐसा ये देख रहे हैं, साइडों पे इतनी टफ नहीं है, साइडों पे वैसी डी फेशा है जैसी होती है, लेकिन सेंटर में ये डी फेशा ऐसी हो जाएगी। क्या सिर्फ यहाँ होगी कि सोल में भी ऐसा ही होगा काम? तो ये देखिए सोल में भी, तो सोल वाली को कहते हैं प्लांटर, हैंड वाली को कहते हैं पामर। ऐसे डी फेशा की मॉडिफिकेशन का नाम होता है एपोन्यूरोसिस। तो यहां क्या है सेंट्रल में? पामर एपोन्यूरोसिस, और नीचे क्या है? प्लांटर एपोन्यूरोसिस। ये देखें प्लांटर एपोन्यूरोसिस, और ये देख रहे हैं पामर एपोन्यूरोसिस। ये सब क्या है? ये सब डी फेशा की मॉडिफिकेशन है। और ये डी फेशा अनयील्डिंग फेशा होती है जो आपको शेप देगी एक। लेकिन जब भी आप डी फेशा देखेंगे ना पूरे बॉडी में, 2 जगहों पर डी फेशा एब्सेंट होती है, बल्कि 3 जगहों पर। एब्डोमेन पे डी फेशा नहीं होती, चेस्ट पे डी फेशा नहीं होती, नेक पे फिर होती है, फिर फेस पे नहीं होती। अगर समझ लें, अगर फॉर एग्जांपल एब्डोमेन पे भी डी फेशा होती, अगर स्किन है, नीचे सुपरफिशियल फेशा है, वो तो खांसी है, उसके अंदर तो फैट भी जमा हो जाता है, तो मन पेट बढ़े हुए होते हैं लोगों के, वो खाते ज़्यादा हैं, कैलोरीज ज़्यादा हैं, वो स्टोर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ फैट, और फैट ज़्यादातर जमा हो जाता है इन चीज़ों पे, और बाद में अगर जारी रखेंगे तो हर जगह जमा हो जाएगा, और उमूमन जनरलाइज्ड ओबेसिटी हो जाएगी। तो जहाँ पर अमूमन क्या होगा? ये डी फेशा, यहाँ पर सुपरफिशियल फेशा है, उसको भी साफ करें, नीचे डी फेशा नहीं होगी, फ़ौरन मसल आ जाएंगे। अगर यहाँ डी फेशा होती तो डी फेशा अंदर से जोर लगाने से एक्सपेंड नहीं होती। ये समझ गए ना, मैंने बताया ना, अगर एडिमा होगी तो फ्लूइड आपका सुपरफिशियल फेशा में होगा। तो इसका मकसद ये हो गया कि अगर यहाँ डी फेशा होती, थोड़ी देर के लिए ये सोचिए, अगर डी फेशा एब्डोमेन पे होती, तो जब हम खाना खाते हैं तो जो आपका स्टमक थोड़ा एक्सपेंड करता है, ये सारी चीज़ें जब होती हैं, तो अगर डी फेशा होती तो खाना खाने के बाद पेट थोड़ा बाहर निकलता क्या? नहीं निकल। अगर ये न निकलता तो सारा प्रेशर कहाँ पड़ता? अंदर पड़ता। तो नेचर ने यहाँ क्या किया है? डी फेशा गायब कर दी है, ताकि जब आप खाना खाएं तो थोड़ा स्टमक को बाहर निकलने की जगह मिले थोड़ा सा। दूसरा, चेस्ट में भी डी फेशा नहीं है। फ़ायदा ये है कि इस वक्त आप रिस्पायरेशन जो ले रहे हो, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 ml अंदर ले रहे हो, 500 ml बाहर दे रहे हो टाइडल वाली में। लेकिन अगर आप चाहें 2 लीटर अंदर और ले सकते हैं, और 2 लीटर जब आप अंदर एयर लेंगे 2 लंग्स में, तो चेस्ट यहीं रहेगी कि बाहर आएगी? तो अगर यहाँ डी फेशा चढ़ा हुआ होता तो क्या यह बाहर आ सकती थी क्या? और जब ये बाहर नहीं आ सकती थी तो क्या लंग में एयर जा सकती थी क्या? जगह ही नहीं मिलती तो लंग में एयर कैसे डालते? नेचर ने क्या किया? चेस्ट के अंदर डी फेशा को गायब कर दिया कि बाबा चेस्ट में भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेस्ट ज़रूरत पड़ने पे एक्सपेंड होता है। यहाँ पर भी डी फेशा गायब कर दिया, और ऐसी डी फेशा यहाँ पर भी गायब कर दिए, क्योंकि अगर डी फेशा अंडर द स्किन फेस पर मौजूद होती तो आप ऐसे रिंकल्स नहीं डाल सकते थे फेस पर, एक्सप्रेशन आपके फेस पर ना आते, ऐसा होता है जैसे मास्क चढ़ा हुआ है। नेचर ने फेस पर से भी गायब कर दिए। तो फेस पर, थोरेक्स पर, एब्डोमेन पर डी फेशाएँ नहीं होती, बाकी हर जगह पे होती है। नेक में होती है, तभी तो नेक आपका राउंडेड है। नेक इस तरीके से नहीं है, बिल्कुल राउंडेड है नेक। नेक के अंदर बाकायदा डी फेशा मौजूद है। तो डी फेशा, सुपरफिशियल फेशा, और ये फेशाएँ ऐसी होती हैं। अब इन फेशाओं को जब आप साफ़ करोगे और अंदर साफ़ करोगे, तो मैंने बताया आपको कि अगर इन सबको साफ़ करके यहाँ ले आओगे और डी फेशा को आखिरी लम्हे साफ़ कर दो, तो अब आपको गोश्त जैसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। कौन? मसल्स। बॉडी को जब डिसेक्ट करेंगे ना, आप जब भी आप डिसेक्ट करेंगे, मौका तो नहीं मिलेगा मेरा ख्याल, आजकल तो बॉडियाँ डिसेक्ट होती नहीं है शायद एनाटॉमी में। यहाँ पर हमने इस्लाम में होती हैं क्या बॉडीज़? नहीं है, मॉडल्स पे पढ़ा रहे हैं, मॉडल्स पे पढ़ा रहे होंगे, जब भी पढ़ाएंगे, जब आप आएंगे रीजन्स में। तो यहाँ पर हम देखें, स्किन को कट किया, पहली चीज़ स्किन जो हम करेंगे चल के, उसके बाद फेशिया, सुपरफिशियल पहले, बाद में डी फेशा। और जैसे डी फेशा को कट लगाया, बहुत सख्त और टफ होती है वो, उसको जैसे ही खोलेंगे हर जगह गोश्त ही गोश्त नज़र आएगा, माने मसल्स। फिर होंगे मसल्स, ज़्यादातर कौन से? स्केलेटल। अगर विसरा वगैरह में अंदर गए तो फिर स्मूथ। चेस्ट को खोल के हार्ट निकाल लिया तो कार्डियक मसल। ये 3 टाइप्स के मसल्स हैं जो गोश्त जैसे लगेंगे। 4 बेसिक टिश्यूज़ में ये एक टिश्यू है। ये कैसे अपीयरेंस है उसकी? मीट लाइक। उसमें एक कार्डियक है,
एक ग्रुप स्मूथ का है। ये दोनों इनवॉलंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनकी मोटिलिटी बढ़ेगी, कम होगी, एनवायरनमेंट के हिसाब से। आप नहीं कर सकते। आप लाइट थ्रो करूं, पीपल कंस्ट्रिक्ट होगी, नहीं करूं तो नहीं होगी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं। मैं लाइट थ्रो करूं और मैं कहूं कि ये पीपल कंस्ट्रिक्ट ना हो, ऐसा नहीं होगा। हार्ट का इस वक्त रेट है 72 में, अगर पल्स रेट आपको देखता हूं तो 72 है, मैं चाहूँ नहीं इसको मैं थोड़ा 80 कर दूं, तो ये नहीं कर सकते आप, ये आपके बस में नहीं है। ये इनवॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं दोनों ही। ये अंडर कंट्रोल है, किसके? न्यूरॉन्स के अंडर कंट्रोल हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। नर्व्स करेंगी, लेकिन कोई दूसरा सिस्टम करेगा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। ऑटोनॉमिक, नॉट अंडर योर कंट्रोल, ऑटोमेटिकली कंट्रोल। आप दौड़ेंगे ना अगर जहां से, फिर देखेंगे कोई 150 पल्स होगी आपकी, आप कहेंगे नहीं 150 सही नहीं है, मैं इसको 130 कर दूं, ये आप नहीं कर सकते। तो इसका मकसद है कि जैसे एनवायरनमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे ना वोल्टेज होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर उसको ठीक कर देते हैं, हम थोड़ी करते हैं उसको। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। लेकिन ये जो मसल है स्केलेटल, आपका जो टोटल बॉडी वेट है ना, टोटल बॉडी वेट अगर आप 60 kg के हैं तो 60 kg में 30 kg तो वजन सिर्फ गोश्त का है, यानी 50% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इज जस्ट मसल, और उसके अंदर 80% मसल स्केलेटल है, बाकी 20% मुश्किल से। हार्ट तो वैसे ही आपको पता है 100 ग्राम 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। स्मूथ कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये स्केलेटल मसल होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, वो आप अपनी मर्जी से करते हो। ये एब्डोमेन के मसल्स, ये थोरैक्स के मसल्स, ये नेक के मसल्स, फिर फेस पर मसल्स, ये अपनी मर्जी से हम करते हैं। और इसके साथ साथ अपर लिम के बेशुमार मसल्स, फिर लोअर लिम के बेशुमार मसल्स। कोई 60-70 मसल्स तो सिर्फ अपर लिम में, ऐसी 60-70 लोअर में होंगी। फिर कुछ नेक के मसल्स होंगे कुछ। तो इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल कहते हैं। उनका मास होता है ऑलमोस्ट टोटल बॉडी वेट का कोई 50%। 60 kg के एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई 30 kg वजन सिर्फ गोश्त का होगा, यानी सिर्फ इन मसल्स का होगा। ये स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। इसका मकसद है कि तुम लोगों को एकदम से फेशाई करने के बाद तुम्हें मसल में एंटर होना होगा। और जब आप मसल में एंटर होंगे तो मैंने आपको बताया मसल्स हैं आपके 3 टाइप्स के। ज़्यादातर आपको करना पड़ेगा स्केलेटल, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्केलेटल, आपको फिर स्मूथ और कार्डियक भी करना होगा। जब आप जाएंगे आप कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल में, तो वहाँ फिर आपको मायोकार्डियम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आप जीआईटी में जाएंगे या किसी और जगह पे जाएंगे रेस्पिरेशन में, तो स्मूथ मसल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब लोकोमोशन में होते हैं, ज़्यादातर आपको मसल तो ज़्यादातर हम वही समझते हैं जो गोश्त नज़र आ रहा है, जो हमारे कंट्रोल में है। हाँ, 80% यही है, लेकिन 20% दूसरे मसल्स भी तो हैं। ये वॉलंटरी है। ये स्केलेटल हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द स्केलेटन, क्योंकि मूवमेंट हम स्केलेटन पे ही करते हैं। और इसमें आप यहाँ पे देखें, ये आपका स्केलेटल मसल है जो आपको नज़र आ रहा है। इस पर हम आगे चल के देखते हैं यहाँ पर। और ऐसा ही फिर आपको यहाँ पर ये स्केलेटल मसल है, ऐसी शेप आपकी यहाँ पर कार्डियक, ऐसा है यहाँ है स्मूथ। ये जब हम देखेंगे ना अंदर से, जो फिजियोलॉजी में भी देखते हैं यहाँ पर, ये जब आप अंदर से देखते हैं तो ये स्केलेटल मसल पे आपको ऐसे निशानात नज़र आते हैं, स्ट्राइशंस कहते हैं इसको। ये डार्क तो फिर लाइट, तो फिर डार्क अल्टरनेट, इस तरीके से डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स नज़र आते हैं। ऐसे फिर आपको कार्डियक में भी नज़र आएंगे, ऐसे ये दोनों में। इसलिए हम ऐसे मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड मसल्स। लेकिन ये जो आपका दूसरा इन्वॉलंटरी है, जो आपके आर्गन्स में होता है, विसरा में, जैसे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, उसमें ऐसी स्ट्राइशंस नहीं होती, क्योंकि कोई स्ट्राइशंस नहीं है, सीधे साफ हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्मूथ मसल, क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस नहीं होती। तो ये और ये दोनों इनवॉलंटरी हैं और ये वॉलंटरी है। ये वॉलंटरी है, स्ट्राइटेड है, ये इनवॉलंटरी है, स्मूथ है। ये कार्डियक में एक प्रॉपर्टी इसकी है, एक प्रॉपर्टी इसकी है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसमें क्या कार्डियक ने कौन सी प्रॉपर्टी यहां से उधार ली? स्ट्राइटेड। इससे कौन सी ली? इनवॉलंटरी। ये दो मसल इनवॉलंटरी हैं और ये मसल आपका वॉलंटरी है। जाहिर है इनके सेल्स अलग हैं, इनके सेल्स अलग हैं। इनके जो सेल्स देखे हुए ना, तो एक सेल यहाँ है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये सेल से मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पर स्केलेटल मसल्स के ये जो आपको ये एक सेल है, एक सिर्फ ओनली वन सेल। आपको सेल तो गोल गोल होते हैं, ये भी गोल नहीं है, ये सेल लंबे होते हैं ऐसे। इसलिए मसल के सेल, मसल क्या है? टिश्यू है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? मेनी मेनी सेल्स। और ये जो सेल्स आप यहाँ पे देखते हो, मेनी सेल्स जो यहाँ पर हम देखते हैं, उस एक सेल को यहाँ पर हम कहते हैं मसल सेल, क्योंकि ये लंबे होते हैं, इसलिए उनको हम मसल फाइबर भी कहते हैं।
मसल फाइबर इज द अदर नेम ऑफ मसल सेल। फिर उसमें क्या होगा, जो सेल में होता है, सेल में क्या होता है, सेल में मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें भी मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, इसको कहते हैं सार्कोलीमा। फिर उसके अंदर क्या भरा हुआ होगा, साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसको यहां पर कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और उसके अंदर क्या बैठा हुआ होगा, उसके अंदर बैठे हुए हैं आपके ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, फलां, ये सारे जैसे सेल, ये आम सेल ही है, लेकिन सेलों से, बाकी सेलों से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसका काम है क्या, कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन के लिए इसके अंदर खास ऑर्गेनेल्स पड़े होंगे, जैसे एक्टिन, मायोसिन, जिसको हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स। क्यों, मसल में क्यों ज़रूरत पड़ गई, दूसरों में ज़रूरत नहीं है, इसमें है, इसमें ये भरे हुए होंगे, क्योंकि ये करेंगे क्या, कंट्रैक्ट। मसल का काम है ये, और मसल कंट्रैक्ट करेगा तो फोर्स जनरेट होगा, फोर्स से आप मूवमेंट कराएंगे, ये काम मसल ही तो करेगा। तो मसल के अंदर वैसे इक्विपमेंट होनी चाहिए, वैसी मशीन होनी चाहिए वहाँ मसल में। तो उसमें एक्टिन और मायोसिन होते हैं, जिनको आगे चल के आप देखेंगे, यहाँ भी इसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन इनका शेप होगा डिफरेंट। ये आपके स्केलेटल मसल से, जैसे आप यहाँ पे देखें, अब देखें कार्डियक को आप रहने दें, ये आएंगे आगे, आप अपने स्केलेटल मसल पे ध्यान दें, किसी भी स्केलेटल मसल को पकड़ें, किसी को भी, जरूरी नहीं लेग का, कोई ऊपर, कोई अपर लिम्ब का भी पकड़ सकते हैं। वो खास मसल तो जब करेंगे जब रीजन करेंगे, पहले पता तो हो मसल, ये आपका स्केलेटल मसल है। ये स्केलेटल मसल के दो पार्ट होते हैं, एक इसका सेंट्रल पार्ट और दो इसके एंड्स। जो सेंट्रल पार्ट होता है गोश्त जैसा ये लगता है। ये क्यों गोश्त जैसा है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होते हैं क्या, एक्टिन एंड मायोसिन, वो जो कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट ये करेगा, पुल इस पे आएगा। जैसे मेरा ये बाजू है, यहां से मैंने रस्सी बांध के दरवाजे पे रखी, अब मैं ऐसे कर रहा हूं, हालांकि मेरा बाजू दरवाजे तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन फोर्स जनरेट हो रहा है और फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है किस पे, रस्सी पे, और इसकी वजह से दरवाजा खुल रहा है। कंट्रैक्शन ये करेगा और असर होगा मेरे फुट पर थ्रू दिस येलो, ये जो ग्रीन कलर का ये बैंड देख रहे हो, ये भी मसल के ये दो हिस्से हैं। एक जो ओरिजिन के करीब होगा तो भी ये फाइब्रस होता है, ये गोश्त जैसा नहीं लगेगा, और ये जब इंसर्शन के करीब आएगा तब भी ये गोश्त जैसा नहीं लगेगा। इनको कहते हैं टेंडन्स। दो एंड्स पर होगा क्या, टेंडन, ये लगा इस पे, इसको ओरिजिन कहते हैं, ये लगा इस पे, इसको इंसर्शन कहते हैं, और ये बीच में इसकी क्या, बेली, इसको बेली कहते हैं। ये जो खास गोश्त का टुकड़ा है ना बीच का, ये बीच वाला हिस्सा होता है, और ये जो है ये क्या, टेंडन है। और जब हम गोश्त काटने के लिए जाते हैं ना यहाँ पे, तो ये कट करके ये फेंक देता है, ये कट करके फेंक देता है, गोश्त हमें पीसेस बना के दे देता है, क्योंकि ये फिर डाइजेस्ट नहीं होते, ये बड़े टफ होते हैं। इसका मकसद ये कि ये तो मसल है, तो फिर ये क्या होगा, टिश्यू वाइज ये क्या होगा, क्या गोश्त जैसा लग रहा है क्या ये, हालांकि गोश्त के साथ जुड़ा हुआ है, क्या गोश्त जैसा है, नहीं, धागों जैसा भी नहीं है, टच भी नहीं है, तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका मकसद मसल के साथ कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है, ताकि मसल कंट्रैक्ट करे तो यहाँ पर लो, क्योंकि ये स्ट्रांग होते हैं बहुत, और स्ट्रेंथ के साथ ये किसको मूव करेंगे, फुट को मूव करेंगे। जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये फुट को मूव करेंगे, अगर मैं फुट मूव न करूँ तो फिर ये ऊपर थाई को मूव करेंगे, किसी को ये यहाँ मूव करेगा। अगर तुम्हें इसको मूवमेंट देनी है तो इसको फिक्स रखना होगा, दोनों साइडें मूव नहीं कराते हम इसको। अगर आप मूव करना चाहते हो इसको, तो इसको फुट को फिक्स रखो, अगर फुट को मूव कराना चाहते हो तो थाई को फिक्स रखो। मसल जब कंट्रैक्ट करेगा तो किसी एक पार्ट को करेगा, जो पार्ट फिक्स होगा उसको ओरिजिन कहेंगे, और जिसको मूव करोगे उस टेंडन को, उस जगह को इंसर्शन कहेंगे। तो मैक्सिमम मूवमेंट वाले पार्ट को, मैक्सिमम मूवमेंट वाले साइड को हम इंसर्शन कहते हैं। अगर थाई को फिक्स रखा, फुट को मूव किया, तो इसका नाम फिर क्या होगा, इंसर्शन, और इसका नाम यकीनन ओरिजिन। लेकिन अगर मैं फुट को मूव न करूं, वहां फिक्स रखूं और यहां मूव करूं और मेरा ये थाई मूव हो, तो ये कहलाएगी अब इंसर्शन, ये कहलाएगी ओरिजिन। इसका मकसद है कि इंसर्शन और ओरिजिन वर्ड्स जो हैं ये चेंज हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से। आप देखें यहाँ ये मेरा ट्रंक है, ये मेरा ट्रंक, ये जैसे ये मेरी लोअर लिम्ब है, मैं चाहूँ तो अपनी लोअर लिम्ब को फिक्स रख के ट्रंक को मैं ऐसे लेके आ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मसल यहाँ से लग के यहाँ लगा हुआ है। थाई को फिक्स किया, इसने ऐसे फ्लेक्स किया, करने को तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ऊपर क्या लगा हुआ है, इंसर्शन, थाई को फिक्स किया तो ये ओरिजिन। लेकिन अगर मैं चाहूँ
तो अपने ट्रंक को फिक्स रखूं, थाई को ऊपर उठा लूं। सेम मसल ऐसा करेगा। अब की बार मेरी ऊपर वाली होगी ओरिजिन और नीचे वाली होगी इंसर्शन। सेम मसल ने ओरिजिन इंसर्शन वर्ड चेंज किए ना, ये इंटरचेंजेबल होते हैं। एक मसल से अल्लाह ताला ने दो काम लेने की हमें सलाहियत दी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक साइड को फिक्स रखो और दूसरे साइड पर फोकस करो। ये ना हो कि आप करें कि ट्रंक भी ऐसे करें और ये भी ऐसे करें, रेयरली ऐसे होगा, ऐसे हम अमूमन करते नहीं हैं। फोकस करते हैं एक ही चीज़ पे, तो दूसरी चीज़ को फिक्स रखना होता है, और इसी हिसाब से ओरिजिन इंसर्शन लफ्ज़ चेंज हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये यहाँ पर इस तरीके से ही मौजूद मिलेगा। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं वेरियस है, ये बेली, ये टेंडन, और ये बेली, ये टेंडन। अब यहाँ देखो ये बेली, ये इंसर्शन की जब तरफ आ रही है तो क्या टेंडन की तरह, रस्सी की तरह है कि शीट की तरह बन गई? तो किसी जगह पर आप इसको रस्सी की तरह टेंडन करते हुए देखेंगे, जहां जरूरत होगी बहुत कवरेज की, वहां पर ये फाइब्रस टिश्यू टेंडन की तरह नहीं आएगा, शीट की तरह हो जाएगा। देखो ये शीट की तरह है, ये भी फाइब्रस, जैसे ये फाइब्रस है, लेकिन इसमें उसमें फर्क है ना, ये इतना हो गया ताकि ये कवर कर सके। एब्डोमेन के मसल्स ऐसे होते हैं। ऐसी चीज को फिर तुम अब टेंडन नहीं कह सकोगे, फिर इसका नाम पड़ जाएगा क्या? एपोन्यूरोसिस। दिस इज कॉल्ड एपोन्यूरोसिस। तो ये शीट लाइक जो मसल्स होते हैं, इनकी इंसर्शन के टाइम पर अगर ये शीट लाइक बन जाए, स्प्रेड हो जाए शीट की तरह, तो फिर इसका नाम अब टेंडन नहीं रहेगा, इसका नाम पड़ जाएगा एपोन्यूरोसिस। तो मसल के एपोन्यूरोसिस भी होते हैं जो शीट लाइक होते हैं, जो कवर ज़्यादा करें, जैसे एब्डोमेन को कवर करना है तो इसको हम एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं। और ये तो बेली है ही। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा एपोन्यूरोटिक होगा। तो जो वाइड हो शीट लाइक उनको एपोन्यूरोसिस, और जो रस्सी की तरह हो ऐसे उनको टेंडन्स। तो टेंडन्स एंड एपोन्यूरोसिस इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। मसल का आगे वाला हिस्सा आपको दिखाऊंगा, उसमें कुछ फिजियोलॉजी भी आ जाएगी, ताकि आपको पता चले कि ये मसल के टिश्यू हैं क्या, ये अंदर कैसे अरेंज हुए हैं, ये अरेंजमेंट में अंदर फेसिकुलस वगैरह क्या है। उसमें से एक मसल का फाइबर लेके आएंगे, उसको रखेंगे अंदर, तो हमें अंदर नज़र आएंगे मायोफिब्रिल्स, मायोफिलामेंट्स जिससे बने थे, एक्टिन, मायोसिन। और यहाँ अंदर हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ए बैंड, आई बैंड, ये जेड लाइन, ये फलां क्या है, और ये मसल की कंट्रैक्शन होती कैसे है। यानी उसको हम अगर देखेंगे तो वो थोड़ी सी एनाटॉमी भी हो जाएगी, और इसमें फिर फिजियोलॉजी भी थोड़ा सा ओवरलैप कर सकती है। तो वो फिजियोलॉजी में भी आगाध क्वेश्चन आ सकता है। ये बताएंगे कि आपको पता चले कि जो तुम मसल करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपनी मर्जी से, तो इसका मकसद है कि आर्डर अंदर से आता है। लेके कौन आएगा? यार नर्व लेके आएगी, वो नर्व आर्डर लेके आती है, और आर्डर नर्व इसको जब मसल को करती है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। मर्जी हमारी है, लेकिन वो मर्जी किधर से? ब्रेन से, ब्रेन के स्पाइनल कार्ड से। स्पाइनल कार्ड से नर्व बाहर निकलेगा, इसको बोलेगा तो ये करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ये खुद करता कैसे है, फिर देखेंगे इसके पास पैगाम आता कैसे है, वो नर्वस सिस्टम में होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वर्क हम करते कैसे हैं और कहाँ कहाँ इसकी डिजीज़ हो सकती है। क्योंकि पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि ये कैसे करते हैं, क्या मसला ये है कि हमें ऊपर से लेकर नीचे तक समझ में आएगा कि ये पूरा जब पाथवे देखेंगे कि हम कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से कैसे कर लेते हैं। ये ब्रेन, वो काम आप वही करेंगे जो सीखा हुआ है आपने। कुछ काम ऐसे होते जो अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग के जिबलत में डाले हुए हैं, उसके लिए सीखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर काम आप अगर यहाँ ABCD लिखेंगे तो ये आर्गन का O लिखेंगे तो O ऐसे लिखेंगे, तो ये पता होगा तो लिखेंगे ना आप। और ये कहाँ मेमोराइज्ड है? ब्रेन में। आप कहेंगे सर मेमोरी ब्रेन में, लिख तो मैं हाथ से रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि ये ब्रेन से नीचे आर्डर आया होगा स्पाइनल कार्ड तक, उधर से नर्व निकली होगी, वो आई होगी यहाँ तक, जब इसको बोला होगा तो इसने ऐसे किया है, तो वो ख़ास मसल्स इस्तेमाल हुए हैं। ये पूरा पाथवे आपको देखना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम मसल में हैं, और जब आपको पूरा पाथवे समझ में आ जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस जगह पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जब ये सामने समझ में आ जाएंगे तो आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि प्रॉब्लम तो ब्रेन में भी हो सकता है, प्रॉब्लम तो स्पाइनल कार्ड में भी हो सकता है, वो तो बाहर नर्व में भी हो सकता है, वो तो मसल में भी हो सकता है, मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं कि मुझे कैसे पता चले कि प्रॉब्लम किधर है। तो इसका मकसद ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर इनको टेस्ट करने के तरीके होंगे। लेकिन वो तब होगा जब आप ये बुनियाद तो समझे। पहले ये फाउंडेशन क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, ये आस्ता आस्ता होगा। ये 5 साल का कोर्स, इतनी मेहनत, ये ऐसे नहीं है कि जंप लगाया और हो गया, ये आस्ता आस्ता होगा। उसको समझेंगे, पहला काम समझे उसको, और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए उसको फिर थोड़ा बहुत रटना भी पड़े तो चलो ठीक है, नंबर भी तो लेने, तो वो बात की बात है। लेकिन समझा तो हुआ हो कम अज़ कम।
क्योंकि डायग्नोस आप तभी करेंगे डिजीज़ जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।